मेरे एक मित्र हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो है डेली लाइफ में कॉल ऑप्शंस को अक्सर बाय करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कि उनको क्या है कि आईफोन का बड़ा शौक है। जैसे ही मार्केट में आईफोन लॉन्च होता है, वो क्या करते हैं कि आईफोन को खरीदने चले जाते हैं। बस उनका एक ही इसूल है कि जैसे ही मार्केट में नया आईफोन आया, सबसे पहला आईफोन मैं ही लूंगा। तो उनका बड़ा शौक है, पुराना शौक है, और वो जो है इसको बाय करते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि उनके पास था आईफोन 15 और मार्केट में जो है आईफोन 17 लॉन्च हो गया। अब वो जो है चले गए दुकान पे कि चलो भैया मुझे जल्दी से आईफोन 17 दे दो, क्योंकि जो है अब जो है आईफोन का नया फीचर लॉन्च हो चुका है, तो मुझे नया आईफोन दे दो। तो वहां पर जो दुकानदार ने बोला, हाँ आईफोन 17 लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन अभी मेरे पास स्टॉक नहीं है। स्टॉक कितने दिन बाद आएगा? 5 दिन के बाद आपको स्टॉक आ जाएगा, और मैं जो है पहला आईफोन आपको ही दूंगा। उसने बोला यार नहीं, आज आईफोन लॉन्च हुआ है तो मुझे आज ही चाहिए। उसने बोला कि यार 5 दिन के बाद स्टॉक आएगा तो मैं आज आपको कैसे आईफोन दे सकता हूँ। मेरे मित्र के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने बोला कि भैया जो है 5 दिन के बाद आईफोन कितनी प्राइस में आएगा? तो दुकानदार ने बोला कि 1 लाख रुपए में आपको आईफोन में 5 दिन के बाद दे दूंगा। तो मेरे मित्र ने बोला तुम 1,10,000 ले लो, लेकिन जो है मुझे आईफोन आज ही चाहिए। दुकानदार बोला यार कि मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास स्टॉक ही नहीं है, तो मैं 10,000 आपसे ज्यादा लेके आज कैसे आईफोन दे सकता हूँ। मेरे मित्र निराश हो गए और वहां से निकल गए। फिर उन्होंने देखा कि सामने वाली गली में एक मोबाइल की दुकान और है, और उसने बाहर स्पष्ट लिख रखा है कि आईफोन का नया स्टॉक अवेलेबल है। तो मेरे मित्र ने बोला कोई बात नहीं, हमने जो दुकान फिक्स कर रखी थी उससे के पास अगर आईफोन नहीं है तो हमें क्या है, पैसे देने हैं और कहीं से भी आईफोन लेना है। तो वो सामने वाली दुकान पर चले गए। अब जो है उसके पास भी था 10 आईफोन ही पड़े थे कि भैया 10 स्टॉक्स आज मेरे पास हैं, यानी कि 10 आईफोन पड़े हुए हैं, और बाद में जो है नए आईफोन आएंगे 5 दिन बाद। लेकिन अभी मेरे पास ये 10 आईफोन 17 पड़े हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि वहां पर 100 लोगों की कतार लगी हुई है, और आपको जो है आईफोन सिर्फ जो है 10 है। तो दुकानदार ने क्या कहा कि आज आईफोन तो मैं दे रहा हूं, लेकिन इसकी प्राइस 1 लाख रुपए है, लेकिन आज जो मैं इसको 1,20,000 में देने वाला हूँ। अब जो है शौकीन लोग तो काफी थे। जिसने आईफोन लेना था उसने जो है जल्दी जल्दी 1,20,000 रुपए देके आईफोन ले लिया। उसमें से एक मेरे मित्र थे, उन्होंने भी 1,20,000 रुपए देकर एक आईफोन को ले लिया। ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पर बिजनेस माइंडसेट अपनाया और डिमांड सप्लाई के गेम को समझा। उन्होंने क्या सोचा कि चलो यार आईफोन तो यहाँ पर 10 है, पूरे इंडिया में स्टॉक खत्म है। तो अब क्या है कि जो 10 आईफोन हमने ले चुके हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि यार देखते हैं, डिमांड सप्लाई का गेम खेलते हैं। तो उनके पास क्या हुआ, जैसे ही 1,20,000 रुपए में उनको आईफोन मिला, तो अब क्या होता है कि वो चीज को दूसरे लोग बोलते हैं। कुछ ही टाइम बाद मेरे मित्र के पास दूसरा आदमी आता है और वो बोलता है कि यार ये आईफोन मुझे दे दो। मेरे मित्र ने बोला मैं नहीं दे सकता है, दे सकता हूं। तो उसने बोला मैं 1,50,000 देने को तैयार हूँ, यानी कि मेरे मित्र को 30,000 रुपए का फायदा सिर्फ 5-10 मिनट में ही होने लगा। मेरे मित्र ने मना कर दिया। दूसरा आदमी आया, मैं आपको 2 लाख देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ये आईफोन दे दो। वो मेरा मित्र ने मना कर दिया। तीसरा आदमी आया, 3 लाख देने को भी तैयार हुआ। तो मेरे मित्र ने क्या सोचा, चलो कोई बात नहीं, 5 दिन वेट ही कर लेते हैं। 5 दिन वेट करने का मुझे 1,20,000 का सीधा ही 3 लाख मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इस आईफोन को यहाँ से दे देता हूँ। तो उसने क्या किया कि उसे तुरंत मुनाफा हो गया, और उसने वो आईफोन वहीं पर जो है तुरंत सेल कर दिया। तो ये एक कूल ऑप्शंस होता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे कि आईफोन की सिर्फ 10 आईफोन पड़े हुए थे और 100 लोगों की कतार थी, तो जैसे ही आईफोन उनके पास आया डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ कि आईफोन की प्राइस बढ़ गई, प्रीमियम्स बढ़ गया। यहाँ पर जो है वो 20,000 है, वो एक प्रीमियम है। जैसे कि बोर्ड पर चलता हूँ, मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं और क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम ऑप्शन का प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं बोर्ड पर और प्रॉपर सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो मेरे मित्र हैं,
मैंने बोला है, एक दुकानदार है, ये दुकान आप मान सकते हैं, यहाँ पर जो है 5 दिन के बाद आएगा आईफोन। ठीक है, ठीक है, ये दुकान पर मेरे मित्र गए, उसने बोला यार 5 दिन के बाद स्टॉक आएगा। एक जो दुकान थी, इस दुकान पर आज ही अवेलेबल हो सकता था आईफोन। ठीक है, तो वहां पर उसने क्या बोला था कि मेरे पास आज आईफोन तो है, लेकिन मैं 1,20,000 रुपया लूंगा। 1,20,000 रुपये मेरे मित्र ने दिए तथा उन्होंने उसी आईफोन को उसी दिन डिमांड बढ़ने पर जो है 3 लाख में सेल किया। यानी कि उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ मेरे मित्र को, 1,80,000 रुपए का, कि भैया 1,80,000 मुझे मिल चुके हैं, अब मैं 5 दिन भी वेट कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक दुकान है, ठीक है, मेरा मित्र है, एक दुकान पर गया वो, ये दुकान है, यहाँ पर जो है 5 दिन के बाद आएगा आईफोन। ठीक है, सामने वाली दुकान पर भी क्या हुआ कि सामने वाली जो दुकान थी उस पर भी 5 दिन के बाद स्टॉक आने वाला है। ठीक है, कि भाई आईफोन आने वाला है, स्टॉक देख सकते हैं, लेकिन अभी हम आईफोन का एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। लेकिन जो है इसको रेट पूछते हैं कि भैया रेट कितनी लगाओगे 5 दिन के बाद, तो इसने बोला मैं कोई फिक्स रेट नहीं है मेरी। ठीक है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 5 दिन के बाद डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है कि क्या डिमांड रहेगी, क्या सप्लाई रहेगी, उस हिसाब से मेरी रेट तय होगी। लेकिन जो एक दुकानदार ये था, इसने बोला था कि भैया मैं 5 दिन के बाद आपको जो आईफोन है मात्र 1 लाख रुपए में देने वाला हूँ, यानी कि जो प्राइस है अभी से तय कर रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से 20,000 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आज 20,000 का टोकन ले लेते हैं तो मैं आपको जो है ये आईफोन दे दूंगा 1 लाख रुपए में। लेकिन इस 20,000 की वैल्यू जो है, ये कूपन जो है आपको नहीं मिलने वाला है, यानी कि 20,000 में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो इस 20,000 को हम क्या बोलेंगे, ये 20,000 हमारा क्या हुआ, प्रीमियम हुआ। प्रीमियम जो ऑप्शंस का प्रीमियम होता है, कॉल ऑप्शंस का, उसकी बात कर रहे हैं कि भैया 20,000 देखिए हम क्या कर रहे हैं कि सेफ हो रहे हैं, हमारे पास राइट मिल रहा है। कौन सा राइट है कि भैया जो है ये आईफोन जो है 5 दिन के बाद में 1 लाख रुपए में लेने वाला हूँ। अब डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है कि जो है 5 दिन के बाद जो है आईफोन की वैल्यू जो है 1,50,000 भी हो सकती है, 5 दिन के बाद 1-2 लाख भी हो सकती है। और अगर मान लो डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा हो गई तो आईफोन की वैल्यू 1 लाख भी हो सकती है। इस बात को आप प्रॉपर समझ चुके होंगे, यानी कि मार्केट में डिमांड सप्लाई काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे उसने बोला कि यार मुझे 20,000 रुपए का पहले टोकन ले लो, फिर जो है मैं यहाँ पर आपके लिए रेट फिक्स कर रहा हूँ, यानी कि ऑप्शन बायर को एक राइट मिल जाता है कि यार तुम 5 दिन के बाद इसे लोगे तो जो है 1 लाख में ही दूंगा, लेकिन आपके जो है 20,000 का कूपन लगेगा। अगर मान लो तुम 5 दिन के बाद नहीं लेते हो तो ये 20,000 मेरा रहता है, यानी कि जो प्रीमियम देता है ऑप्शन बायर, वो जो है मार्केट में ऑप्शन सेलर का रहता है। ठीक है, इस बात को आप एग्जांपल के तरीके से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे और क्या चीजें होती है, जो ऑप्शंस का प्राइस होता है, जैसे आईफोन का प्राइस है, वो सिर्फ डिमांड सप्लाई पर ही डिपेंड करता है या और भी चीजें हैं, काफी फैक्टर है। यहाँ पर अगर बात करूं तो टाइम टू एक्सपायरेशन पर भी डिपेंड करेगा कि मान लो 5 दिन आईफोन को बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं आने में, तो क्या एक दिन पहले ही आप इतना पैसा देंगे, 20,000 ज्यादा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आप एक दिन तो वेट कर लेंगे कि कल तो मुझे 1 लाख में मिलने ही वाला है, तो आज मैं 20,000 का कूपन पहले क्यों लूं? तो ये चीजें टाइम टू एक्सपायरेशन पर भी डिपेंड करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन प्राइस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जो है दो ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने है सबसे पहले ऑप्शन प्राइस को कैलकुलेट किया, जिनका नाम क्या है, एक का नाम है फिशर ब्लैक और दूसरा है मायरन शोल्स। यानी कि ये दो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम जो है ऑप्शन प्राइस को कैलकुलेट किया। फिर उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला में क्या क्या इनपुट किया जाता है ताकि जो है हम ऑप्शन प्राइस को निकाल सके। चलो बोर्ड पर चलते हैं और प्रॉपर सीखने एंड समझने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऑप्शन प्राइस को सर्वप्रथम कैलकुलेट किया। तो उसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं, चलो बोर्ड पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वो जो दो साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम है, फिशर ब्लैक एंड मायरन शोल्स। ठीक है, इनके नाम पर इक्वेशंस बनी, जो फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला बताने वाला हूं।
जो फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं द ब्लैक शोल्स इक्वेशंस। इस फिशर ब्लैक का फिशर जो है हाइड हो गया, ब्लैक रह गया, और मायरन शोल्स का शोल्स हो गया। तो जो है इक्वेशंस का नाम क्या हुआ, द ब्लैक शोल इक्वेशंस। यानी कि ऑप्शन प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन यूज की जाती है उसे द ब्लैक शोल इक्वेशन कहते हैं। अब जो है उसमें ऑप्शन प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहला फैक्टर आता है एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस मतलब आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड प्लान कर रहे हैं। जैसे कि 25,100 हमारे लिए जो है एक्सरसाइज प्राइस हो गया। अगर मान लो हम जो है 25,100 को ट्रेड कर रहे हैं तो 25,100 आपके लिए एक्सरसाइज प्राइस हो गया। उसी तरीके से दूसरी चीज आती है टाइम टू एक्सपायरेशन, यानी कि जो है कब एक्सपायर होने वाला है। मान लो 7 डे में एक्सपायर होने वाला है तो हमारा जो है वो टाइम टू एक्सपायरेशन क्या हो गया, 7 डेज हो गया। अब जो है तीसरी चीज आती है अंडरलाइंग प्राइस, यानी कि आपको किसको बेस बना के ट्रेड प्लान कर रहे हैं। मान लो 25,000 पर जो है मार्केट चल रहा है और अभी आप 25,100 पर ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आप अंडरलाइंग प्राइस 25,000 मान सकते हैं। उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट होता है चौथी चीज। इंटरेस्ट रेट वैसे 7 दिनों में जो है इतना चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर मान लो इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता है तो ऑप्शन प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो डिपेंड करता है। मान लो इंटरेस्ट रेट आप 5 मान सकते हैं यहाँ पर। वोलेटिलिटी क्या होता है कि मार्केट जो जंपिंग लगाता है अपसाइड डाउन साइड, तो इसे हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। वोलेटिलिटी से जो है ऑप्शन प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा वो एक अलग चीज होती है। छठा फैक्टर्स होता है डिविडेंड्स का, कि जो है मार्केट में है डिविडेंड्स नाम का भी एक फैक्टर है जो कि जो है डिपेंड करता है। ये सारी चीजें 6 चीजें हैं, ये जो है 6 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में ये सारे 6 फैक्टर लगते हैं। उसके बाद हम एक प्राइसिंग मॉडल्स को तैयार करते हैं इन 6 फैक्टर्स को उस फॉर्मूले में जो है पुट करके। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरेटिकल वैल्यू आती है कि जो है अब जो है मार्केट में जो है इस बेसिस पे जो है ऑप्शन का प्राइस क्या होने वाला है। चलो एक बार ऑप्शन चेन्स को मैं दिखा देता हूँ आपका कि ऑप्शन चेन में कैसे चीजें चलती है। जैसे अगर मैं ऑप्शन चेन में आता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शंस के प्राइस देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी फिलहाल मार्केट चल रहा है 25,924 के समथिंग, तो हम 25,900 की बात करेंगे तो 25,900 का प्रीमियम क्या है, 165 रुपया है। वहीं 25,950 का 138 रुपए का। और ये प्रीमियम क्या है, चेंज होते रहते हैं। ये एक क्षण भी एक तरीके से प्रीमियम स्थिर नहीं रहते हैं, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो ये चेंज किस कारण से होते हैं, टाइम टू एक्सपायरेशन के कारण, एक्सरसाइज प्राइस के कारण, अंडरलाइन एसेट्स के कारण। ये सारे फैक्टर जो है इस प्रीमियम्स को चेंज करवाते हैं। धीरे धीरे आप चलते जाएंगे, जैसे 26,300 जैसे जैसे कॉल के लिए ओटीएम में जाते जाओगे प्रीमियम जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से पुट में भी यही चीजें आप पुट में भी देख सकते हैं। प्रीमियम डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रीमियम है। जैसे 26,000 की पुट का प्रीमियम 151 है, 25,950 की पुट का प्रीमियम 126 है। इस तरीके से जो है ये हम एक्सपायरी भी डिसाइड करते हैं। जैसे ये किस एक्सपायरी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं कि यार एक्सपायरी कौन सी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपायरी 4 नवंबर की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। आज है डेट 30 अक्टूबर। तो इस तरीके से जो ऑप्शन चेन्स में आप चीजें देख सकते हैं कि जो फैक्टर होते हैं किन किन फैक्टर पर चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। तो यही चीजें हैं आपको जो है मान के चलनी होती है। देखो एक बार आप चीजों को समझ गए ना तो फिर यहाँ पर आपको ज्यादा जो है यहाँ पर दिक्कत की जरूरत नहीं रहती है। दिक्कत कब आती है, जब आप चीजों को समझते नहीं है और डायरेक्ट ट्रेड प्लान करने लग जाते हैं। तो एक बार आपको क्या करना है कि सारे वीडियो सीरीज में देखना है। पहला लेक्चर देखेंगे, पहला लेक्चर दूसरे से जुड़ा है, यानी कि दूसरा लेक्चर पहले से जुड़ा है। पहला आप देखेंगे तो आपको दूसरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, उसी तरीके से अगर आप दूसरा देखेंगे तो तीसरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस तरीके से मैंने सीरीज वाइज जो लेक्चर बना रहा हूँ, आज लगभग मेरा 8वां लेक्चर है। इससे पहले अगर आप 7 लेक्चर देख के आए हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब आप एक प्रोसेस बाई चीजों को फॉलो करोगे ना तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मूले की। तो देखो फॉर्मूले की वैसे हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है ये ऑप्शन प्राइस जो होते हैं ना हम ऑप्शन चेन से डायरेक्ट ही देख सकते हैं। तो उस फॉर्मूले में आपको कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक थ्योरेटिकल बेस पे आपको पता होना चाहिए, जब आप सेबी का मान लो एग्जाम भी देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो है कि कौन कौन से चीजें वेरिएबल होती है, कौन कौन सी कांस्टेंट होती है।
अब जैसे यहाँ पर 6 चीजें हैं, ये 6 चीजों में सिर्फ एक्सरसाइज प्राइस जो होती है कांस्टेंट रहती है, यानी कि आप 25,100 है, मान लो 25,100 का आप स्ट्राइक प्राइस जो है प्लान कर रहे हैं, तो 25,100 कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज एक्सरसाइज प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसके अलावा सारी चीजें जो वेरिएबल है, टाइम टू एक्सपायरेशन आज और है कल और होने वाला है, अंडरलाइन प्राइस आज और है कल और होने वाली है, इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है मार्केट्स के ऊपर, वोलेटिलिटी मार्केट कितना जंपिंग करता है उस पर डिपेंड करता है, डिविडेंड्स भी चेंज होता रहता है। तो जो ये 6 फैक्टर है ये चेंज होते रहते हैं, इस कारण जो ऑप्शन का प्राइस जो है लगातार बढ़ता और घटता रहता है। अब मैं बात करता हूँ कि जो ये 6 फैक्टर हैं इसमें जो है ऑप्शन प्राइस लगातार चेंज होता रहता है, तो वो किस कारण से होता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्शन ग्रिक्स। ऑप्शन ग्रिक्स क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि ऑप्शन ग्रिक्स क्या होता है, ऑप्शन ग्रिक्स, द ग्रिक्स आर क्वांटिटेटिव measure of the sensitivity of the option price to the survival variable in the Black-Scholes models। इस बात को आप समझ चुके होंगे कि जो ऑप्शन ग्रिक्स होते हैं, अब मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जो मैंने ये 6 आपको डिस्कस किए थे ना, 6 चीजें जो फॉर्मूले में पुट करते हैं और हमें नया जो रिजल्ट मिलता है, उस हिसाब से जो है इन 6 को ऑप्शन ग्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ग्रिक्स में क्या क्या लैंग्वेज होती है, चलो बोर्ड पर चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बोर्ड में आता हूं मैं, और अब जो है यहाँ पर 2 चीजें होती है, ठीक है, अंडरलाइन प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, ये दोनों डिपेंड करती है एक चीज, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जो है एक्सरसाइज प्राइस एंड जो है आप बोल सकते हैं अंडरलाइन प्राइस, अंडरलाइन प्राइस, इन दोनों का एक ही चीज होता है, वो होता है डेल्टा। ये दोनों जो है डेल्टा पर डिपेंड करती है, यानी कि अगर मान लो इन दोनों में चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। यानी कि एक्सरसाइज प्राइस एंड अंडरलाइन प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस कांस्टेंट है, अंडरलाइन प्राइस जो है इसके जो परिवर्तन होता है उसके कारण, मान लो 100 का प्रीमियम है, ठीक है, 100 के प्रीमियम में जो भी परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन जो है प्रीमियम में जो परिवर्तन आएगा वो डेल्टा के कारण आएगा। तो एक तो होता है डेल्टा और एक होता है गामा। गामा क्या होता है, डेल्टा में कितना परिवर्तन आता है ये डिपेंड करता है गामा के ऊपर। ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, एक बार आप थ्योरेटिकल बेस में पढ़े, फिर हम जो है प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि टाइम टू एक्सपायरेशन के कारण जो आप में परिवर्तन आएगा, इसको बोलते हैं टाइम टू एक्सपायरेशन। मान लो टाइम टू एक्सपायरेशन हुआ, तो टाइम टू एक्सपायरेशन में जो परिवर्तन आएगा, टाइम एक्सपायरी जैसे जैसे पास आती जाएगी, तो जो प्रीमियम 100 का प्रीमियम है, मान लो 100 का प्रीमियम 120 होगा, 80 होगा, ये जो टाइम टू एक्सपायरेशन पर डिपेंड करेगा। तो टाइम टू एक्सपायरेशन के कारण जो प्रीमियम में जो परिवर्तन आता है वो किसके कारण आता है, वो आता है थीटा। उसे क्या फैक्टर बोलते हैं हम, टाइम टू एक्सपायरेशन के कारण जो परिवर्तन आता है उसे हम थीटा बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि वोलेटिलिटी के कारण जो आपकी ऑप्शन प्राइस में परिवर्तन आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे जो हम वेगा बोलेंगे, या आप उसे कप्पा भी बोल सकते हैं। देखो ये एक अच्छे खासे ग्रीक शब्द है, तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसे थीटा बोलते हैं टाइम टू एक्सपायरेशन के कारण, वोलेटिलिटी में परिवर्तन के कारण जो ऑप्शंस में परिवर्तन आते हैं वो किस कारण आते हैं, वेगा एंड गप्पा के कारण आते हैं। वहीं इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन के कारण जो चीजें बदलती है वो रो फैक्टर होता है। यानी कि ये अलग अलग ऑप्शन ग्रिक्स होते हैं जो कि हम बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। चलो चलते हैं और नेक्स्ट चीजें डिस्कस करते हैं। अब जो है इंटरेस्ट रेट क्या होती है, वो रोज चेंज नहीं होती है, लेकिन रोज चेंज भी होती है ना, तो जो ऑप्शन प्राइस में परिवर्तन आता है उसे हम रो के फैक्टर से डिसाइड करते हैं कि रो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूं डेल्टा, अब आप इस चीज को समझ चुके होंगे, डेल्टा, डेल्टा एंड जो है गामा, ठीक है। ये चीजें अंडरलाइन और एक्सरसाइज प्राइस में जो परिवर्तन आता है उसके कारण जो ऑप्शंस में परिवर्तन होता है वो डेल्टा एंड गामा फैक्टर पर डिपेंड करता है। टाइम टू एक्सपायरेशन के कारण जो ऑप्शन प्राइस में परिवर्तन होता है वो डिपेंड्स करता है थीटा पर। ये सारे फैक्टर होते हैं, थीटा, डेल्टा, गामा। अगर अंडरलाइन प्राइस, इंटरेस्ट रेट, ये चीजें हम देखें तो इंटरेस्ट रेट में रो होता है, वोलेटिलिटी में जो है वेगा होता है, कप्पा होता है। ये सारे ऑप्शन ग्रिक्स होते हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में इंडिविजुअली अलग अलग फैक्टर, एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो ना आप।
ये जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अलग अलग एक एक फैक्टर की थीटा कैसे वर्क करता है, गामा कैसे वर्क करता है, रो कैसे वर्क करता है, कप्पा कैसे वर्क करता है। बस एक बार आपको ये वीडियो देखना है। इस वीडियो में आपको समझ लेना है कि कौन कौन सा फैक्टर किस किस के कारण होता है। जैसे कि अंडरलाइंग प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस में डेल्टा एंड गामा होता है। जो परिवर्तन होता है डेल्टा एंड गामा के कारण जो है ऑप्शन प्राइस में परिवर्तन होता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि वोलेटिलिटी में वेगा होता है, कप्पा होता है। वहीं अगर दूसरी चीज में बात करूं कि टाइम टू एक्सपायरेशन में थीटा वर्क करता है, तो ये सारे अलग अलग हमें इंडिविजुअल फैक्टर हैं जो कि ऑप्शन प्राइस में परिवर्तन करते हैं। और ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, आप जैसे जैसे वीडियो सीरीज को देखते जाओगे ना, आप जो है समझते जाओगे। अब हम नेक्स्ट जो है वीडियो में किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इंडिविजुअली अलग अलग फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया थीटा कैसे वर्क करता है, डेल्टा कैसे वर्क करता है। तो ये चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको चीजों को समझना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना प्यार व्यक्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।